नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को भारत का समर्थन से इनकार। शिंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में भारत ने किया रुख साफ। कहा, किसी भी संपर्क परियोजना में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हो सम्मान। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 6 आतंकी ढेर। रमजान में सीज फायर के ऐलान के बाद अब तक सीमा पर मुठभेड़ में 18 आतंकी ढेर। सोशल नेटवर्किंग साइटों से दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों को हटाने पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक आज। नौकरशाही में प्रवेश में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए निजी क्षेत्र के अधिकारी भी बन सकेंगे केंद्र में सरकारी अफसर। सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के 10 पदों के लिए जारी की अधिसूचना। विपक्ष ने फैसले पर उठाए सवाल। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन। कल सुबह 9 बजे सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर होगी वार्ता। परमाणु निशस्त्रीकरण समेत स्थायी शांति बहाली के उपायों पर होगी चर्चा। और इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप खिताब पर भारत का कब्जा। सुनील छेत्री के 2 गोल के दम पर केन्या को दी 2-0 से मात। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल की बादशाहत बरकरार। डोमिनिक थीम को हराकर 11वीं बार जीता खिताब। और खबरों की शुरुआत एससीओ शिखर सम्मेलन से। चीन के शिंगदाओ शहर में चल रहा एससीओ शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से लेकर संपर्क में सहयोग को बढ़ावा देने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एससीओ में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड यानी ओबीओआर परियोजना का समर्थन नहीं किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यापक उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। 18वां एससीओ शिखर सम्मेलन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद को रोकने से जुड़ी चिंगदाओ घोषणा पत्र के साथ संपन्न हो गया। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, अतिवाद और नशीली वस्तुओं के प्रति युवाओं को रोकने को लेकर भी सहमति दिखी। साझा घोषणा पत्र में शंघाई सहयोग संगठन ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से अगले 3 साल में नए जोश से लड़ने का संकल्प जताया। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के समन्वय में एकीकृत वैश्विक आतंकरोधी मोर्चा बनाने की भी वकालत की। Will jointly uphold regional security and stability by implementing the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, the Convention Against Terrorism, the Convention on Countering Extremism, and other cooperation documents, promoting counterterrorism intelligence exchanges and joint actions, strengthening legal foundation and capacity building, effectively combating terrorism, separatism, extremism, drug trafficking, transnational organized crime and cybercrime. 8 देशों के शंघाई सहयोग संगठन में भारत अकेला देश रहा जिसने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया। सम्मेलन के समापन पर जारी चिंगदाओ घोषणा पत्र में कहा गया है कि रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI को अपने समर्थन की पुष्टि की है। भारत OBOR का लगातार कड़ा विरोध करता रहा है क्योंकि इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। India's position, and I don't think that India's position is something that is not known to others. So I really don't see India's position being coming as a surprise to anybody, because this is not the first time India has articulated it. The Prime Minister has articulated it earlier, and it is a well-known position. सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच कुल 22 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए।
इनमें युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए काम करना सबसे अहम है। साथ ही आपसी व्यापार में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर जोर देने की बात भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के अध्यक्ष थे। अब एससीओ की अध्यक्षता अगले 1 साल के लिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबाई जीनबेकोव करेंगे। एससीओ में अभी 8 सदस्य देश हैं। 2001 में स्थापित इस संगठन में भारत के अलावा रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। चीन के चिंगदाओ शहर से विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के संदर्भ में राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने सिक्योर नाम से सुरक्षा के लिए 6 सूत्रीय मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, एकता, संप्रभुता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। चीन के चिंगदाओ शहर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा को भारत की प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने सिक्योर का मंत्र देते हुए कहा कि सुरक्षा के लिए 6 अहम कदम उठाने जरूरी हैं। समग्र रूप से हमारे क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए मेरे विचार से 6 महत्वपूर्ण आयाम है। इनका संक्षिप्त रूप अंग्रेजी का शब्द सिक्योर यानी SECURE होता है। एस से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी से कनेक्टिंग द रीजन, यू से यूनाइटेड आवर पीपल, आर से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मैं मानता हूं कि इन दिशाओं में सार्थक सहयोग से ही हमारा एससीओ सही मायनों में सेफ एंड कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देशों और शंघाई सहयोग संगठन के तहत आने वाले क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क पर जोर दिया। चीन की वन रोड वन बेल्ट परियोजना का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि भारत ऐसी समावेशी, सतत और पारदर्शी परियोजनाओं का स्वागत करता है जो सदस्य देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। एससीओ क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है। हम ऐसे नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं जो समावेशी, सस्टेनेबल और पारदर्शी हो और जो देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट का विकास और अज़गाबाद एग्रीमेंट जैसे विशिष्ट प्रोजेक्ट्स में हमारी सक्रिय सहभागिता में दिखाई देती है। आतंकवाद की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का दुखद उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से शांति के लिए उठाए गए कदमों का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है, उन्हें न दोहराया जाए। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के लिए कॉन्टैक्ट ग्रुप में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने का भी सुझाव दिया। इसके लिए भारत खुद भी फूड फेस्टिवल और बुद्धिस्ट फेस्टिवल जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत में विदेशी यात्रियों का केवल 6% एससीओ देशों से आता है। इसको आसानी से 2 गुना किया जा सकता है। हमारी साझा और संपन्न सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता एससीओ देशों और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। अतः हम एक एससीओ फूड फेस्टिवल और साझा बुद्धिस्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी का
भारत में आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के सीमित सत्र में भी हिस्सा लिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के नतीजों पर पूर्ण सहयोग देने को लेकर भी भारत की प्रतिबद्धता जताई। चिंगताओ शहर में हुए 18वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत पहली बार सदस्य देश के रूप में मौजूद था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के अलावा एससीओ देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और समयबद्ध तरीके से सभी उद्देश्यों को पूरा करने पर जोर दिया। कैमरा पर्सन सुधांशु भूषण साहू के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, चिंगताओ, चाइना। चिंगदाओ चीन से हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने, हमने देखा, सिक्योर का मंत्र दिया। पड़ोसियों से संपर्क बढ़ाने की बात हुई है, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात हुई। वहीं संप्रभुता के खिलाफ जाकर किसी भी कदम का विरोध भारत ने साफ शब्दों में किया है। कुल मिलाकर विशाल, क्या निष्कर्ष और हासिल रहा है एससीओ का, खासतौर से भारत के नजरिए से? देखिए, सबसे बड़ा जो निष्कर्ष या जिसे कहा जाए कि सबसे बड़ा जो आउटकम है इस ये जो समिट रही है, इस समिट का, वो ये है कि सभी जो मेंबर देश हैं, खासतौर पे 2 और नए मेंबर देश जो इस दौरान इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, भारत और पाकिस्तान, सभी ने मिलजुल कर एक बात जिस पर जोर दिया वो ये कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और उसके अलावा जो आतंकवाद है, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना ज़रूरी है। एक रैट्स यानी कि RATS एंटी टेरर एक ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है एससीओ का, जिसके ज़रिए जो सभी मेंबर देश हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और इस बात को और ज़्यादा बल देंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं अलग अलग इलाकों में, इस क्षेत्र में, उनको बढ़ने से, पनपने से रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाया जाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। उसके अलावा जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस पर काफ़ी खासा जोर रहा और कनेक्टिविटी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा और यहाँ ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव था उसको भी अगर ले लिया जाए, जो चीन की तरफ से जो एक पहल है उसको अगर लिया जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो केवल इस बात को ध्यान में रखकर नहीं होने चाहिए कि एक ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी लानी है, यानी कि सिर्फ सड़क के रास्ते या रेल मार्ग के रास्ते या जल मार्ग के रास्ते देशों को जोड़ना है, बल्कि जो इन देशों के लोग हैं उनमें आपस में जुड़ाव किस तरह से हो उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे हो उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। इसके लिए कल्चरल एक्सचेंजेस सभी देशों के बीच में, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और अपनी तरफ से, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने घोषणा की अपने भाषण में कि एक एससीओ फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा हिंदुस्तान में। उसके अलावा एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है लगभग सभी एससीओ मेंबर देशों की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही। उसके अलावा जहां तक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात है तो जो चिंगदाओ डिक्लेरेशन जो सामने आया उससे एक बात जो साफ होती है वो ये कि वहां जहां OBOR को मेंशन किया गया वहां जो बाकी मेंबर देश थे उनके नाम जरूर थे, भारत का नाम नहीं था। सीधे तौर पर वो जो भारत का स्टैंड रहा है, कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, उसी के तहत ये ऐसा संभव हुआ है, जिसके तहत भारत ने साफ तौर पर हर बार कहा है कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड हो या इस तरह का कोई और इनिशिएटिव हो, किसी भी देश की संप्रभुता या उसकी अखंडता को ताक पर रखकर नहीं किया जा सकता। तो सीधे तौर पर उस मामले को लेकर भारत ने अपना स्टैंड बरकरार रखा है, लेकिन उसके अलावा जो रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को लेकर और टेरर को लेकर जो यहाँ बातचीत होनी थी वो काफी सफल रही है। यानी माना जाए कि क्योंकि एक जो बड़ी बात थी कि भारत इसमें सदस्य के तौर पर अब शामिल हो गया है, उसके बाद किस तरह का फर्क देखा जा रहा है? क्या आप माने कि एससीओ और भारत दोनों को परस्पर फायदा हो रहा है इससे? बिल्कुल, दोनों को परस्पर फायदा होने की उम्मीद है। और फर्क की अगर बात देखें तो जब भारत के प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उस वक्त यहाँ जब मीडिया सेंटर में हम यहाँ मौजूद थे तो जिस तरह से जो बाकी देशों के जो पत्रकार मौजूद थे यहाँ पे, ना केवल चीन की डोमेस्टिक मीडिया बल्कि जो बाकी मेंबर देश थे उनकी तरफ से भी बहुत तवज्जो दी गई उस भाषण में। खासतौर पे प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में जिन क्षेत्रों का जिक्र किया, जहाँ उन क्षेत्रों में जिन
जिनको लेकर भारत और जो बाकी सदस्य देश हैं उनके बीच संबंध और बढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो या एग्रोकेमिकल हो या फिर उसके अलावा और कई ऐसे क्षेत्र हैं, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत का जो जिसे कहा जाए जो एक भारत में जो तकनीक का बढ़ावा, तकनीक की जो प्रभुता है वो उससे बाकी देशों को फायदा मिल सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खासतौर पे सेंट्रल एशियन जो मध्य एशिया के जो देश है उनके लिहाज से, तो ये बाकी देशों के लिए रहा। और भारत की जहां तक बात करें तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, जो सभी मध्य एशियाई देश हैं जिनके साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं भारत के, उनके साथ एक साथ बैठकर बातचीत करके और अगर कोई मसले हैं तो उनको सुलझाया जा सकता है। या फिर समिट के अलावा जिस तरह से हमने देखा कि एक बायलैटरल्स हुए एक एक करके, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मुलाकात हुई, जिनमें से एक देश को भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता दिया गया कि सोलर अलायंस में से वो जुड़े। तो इस तरह की जो मौके हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर पे ऐसी समिट जब होती है तो आपसी बातचीत और बढ़ सकती है और मौके हो सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इस तमाम जानकारी को चिंगदाओ चीन से हम तक लगातार पहुंचाने के लिए आपका। और दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय वार्ताएं की, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नाज़रबायव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का न्योता भी दिया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। In the meeting with Kazakhstan, I think the focus, of course, was on India's participation at the SCO, plus more on the bilateral side. The sectors which were covered were, India and Kazakh working together in hydrocarbon sector. There was some discussion also on how to facilitate visa and travel of people between the two countries. PM also thanked Kazakhstan President for their support during the election of Justice Dalbir Bhandari. And I think some discussion also took place on how to enhance the level of trade and investment which exists at this point of time. Kazakh President did mention that compared to previous year, the trade has gone up by 50%, and that was an encouraging sign. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। एससीओ सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति के अलावा उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। वहीं शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत की। कुछ और अहम खबरें। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में नौकरशाही में प्रवेश पाने को अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब यूपीएससी की परीक्षा दिए बगैर ही सरकार में बड़ा अधिकारी बना जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। लैटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन में 10 अलग अलग मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये 10 मंत्रालय और विभाग हैं: वित्त सेवा, फाइनेंस सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, कृषि, परिवहन, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति कर के विशेषज्ञता के हिसाब से ही होगी। इनका टर्म 3 साल का होगा और अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के शुरू से ही हिमायती रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। It is, I think, it's an endeavor to get the best from whichever source available. And Prime Minister Modi has led India on a path of development at a very rapid pace.
and this is for the first time in the last 3-4 years, this number of path-breaking decisions have taken place in the area of governance. Like, for example, within 3-4 months of the government coming in, we did away with this age-old British legacy practice of getting certificates attested by the gazetted officers. We allowed the youth to do self-attestation of their documents while applying for higher posts. Then the interviews for the lower posts were abolished so that youth coming from any background could have a level playing field. So I think this is all motivated with the focus on allowing every citizen of India a fair chance to ensure his or her growth depending on his or her potential, his or her capability, and also diligence. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। कुपवाड़ा जिले में ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। आशंका है कि अभी कुछ और आतंकी वहां घुसपैठ के मंसूबों से छिपे हो सकते हैं। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के मनोबल पर कोई असर पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा बलों के लिए बेहद संवेदनशील है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे उनका मनोबल गिरे। At least as far as the Modi government is concerned, it accords highest priority to the security forces, to their concerns, to also what is closest to ensure their morale, and therefore nothing would be done which tends to undermine the morale of the security force. देखिए, दोनों स्तर पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि उस दिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, कोई भी हमसे बात करने के लिए सामने आता है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई आतंकवाद पर उतरता है या आतंकवाद को फैलाने का प्रयास करता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जैसे किसी आतंकवादी के खिलाफ की जाती है। न केवल आतंकवाद में व्यक्तिगत तौर पर मुलविस होने के वाले के खिलाफ, बल्कि उसको प्रोत्साहित और बढ़ावा देने वाले के खिलाफ भी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अब जिहादियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय की आज एक अहम बैठक होने वाली है। उच्च स्तरीय बैठक में कीपैड जिहादियों की ओर से अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डाली गई दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डाली जाने वाली दुर्भावनापूर्ण सामग्री की समस्या से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी के प्रावधानों पर बैठक में चर्चा होगी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मसला भी शामिल होगा। कीपैड जिहादियों पर सख्ती का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा एजेंसियां कीपैड का इस्तेमाल कर सरकारी मशीनरी के खिलाफ जंग छेड़ने वालों की बजाय हथियारों से लैस आतंकवादियों को गिरफ्तार करने या उन्हें ढेर करने पर ज्यादा ध्यान दे सकें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के 55 साल के शासन के खराब रिकॉर्ड को लेकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित अधिनियम और आरक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने तक कभी जा नहीं सकता, आरक्षण को भी कोई बदल नहीं सकता। इस बार सादी विजय नहीं चलेगी, 65 सीटों के साथ सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करना है। आईआईटी जेईई एडवांस में 18,138 विद्यार्थियों को सफलता मिली है और उनका आईआईटी जाने का सपना पूरा हो गया है। 20 मई को आयोजित ऑनलाइन एग्जाम में 1,55,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 18,138 सफल हुए हैं। सफल परीक्षार्थियों में 16,062 छात्र और 2,076 छात्राएं शामिल हैं। इस परीक्षा में हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले प्रणव गोयल ने 360 में से 337 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं कोटा के साहिल जैन दूसरे और दिल्ली के कलश गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे।
अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाले ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को सिंगापुर पहुंचे। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर कल होने वाले इस अहम शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। किम ने सिंगापुर पहुंचकर प्रधानमंत्री ली शेन लुंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कल सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर स्थित एक होटल में मुलाकात होने वाली है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस मुलाकात से उस प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का अपना कार्यक्रम बंद कर देगा। ट्रंप और किम के बीच शिखर सम्मेलन कैपिला होटल में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ये उत्तर कोरिया और अमेरिका के मौजूदा प्रमुखों के बीच पहली मुलाकात होगी। एक नजर खेल की खबरों पर। कप्तान सुनील छेत्री के 2 शानदार गोलों की बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप खिताब पर कब्जा कर लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में केन्या को 2-0 से मात दी। छेत्री ने केन्या के खिलाफ मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मुकाबले में अपने करियर का 64वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। मैच के पहले हाफ में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। 8वें मिनट में कप्तान छेत्री ने पहला गोल कर भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके बाद 29वें मिनट में एक बार छेत्री ने कमाल दिखाया और भारतीय बढ़त को दुगना कर दिया। वहीं टेनिस में नडाल ने बादशाहत बरकरार रखते हुए फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नडाल ने करियर का 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता। नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-4, 6-3 और 6-2 के सीधे सेटों में फाइनल मुकाबले में हराकर क्ले कोर्ट पर बादशाहत कायम रखी। इसके साथ ही पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थीम का खिताब जीतने का सपना टूट गया। 32 साल के नडाल ने 17वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। रशियन एम्बेसी की ओर से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान युवा और खेल मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ये बात कही। राजधानी दिल्ली में फीफा वर्ल्ड कप से पहले दूतावासों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। फुटबॉल का महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में महज चंद दिन बचे हैं। इसके साथ ही फुटबॉल की खुमारी भारत में भी सर चढ़कर बोल रही है। दिल्ली में भी दूतावासों के बीच रविवार को फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इस टूर्नामेंट में अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। कैच देम यंग को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और इस बार अंडर 17 का मुकाबला जो हुआ था खेलो इंडिया में बहुत ज़बरदस्त, उसको सभी ने सराहा। अब आने वाला जो साल है उसके अंदर हम अंडर 17 भी कराएंगे और अंडर 21 भी, यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी होगा और कॉलेज गेम्स भी होगा। उसके साथ साथ एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम हम जल्द शुरू करने वाले हैं। रविवार सुबह से शुरू हुए दूतावासों के बीच टूर्नामेंट में चीन, डेनमार्क, फ्रांस समेत 8 दूतावासों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रूस के दूतावास ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। The FIFA World Cup starting in Russia in mid-June. This is a tournament, a really popular initiative of the Russian embassy, of the Russian community in India, supported by the Indian people. सभी खिलाड़ियों और दर्शकों ने टूर्नामेंट का जमकर लुत्फ लिया। फाइनल मुकाबले में रूस ने जीत हासिल की। My colleagues and also to play against other countries like Russia and Germany, all friend countries, and it's very nice to play football in these conditions 1 week before the official World Cup. 14 जून से 15 जुलाई के बीच रूस के 11 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन किया जाएगा। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल होंगी। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बात मौसम की। केरल में भारी बारिश से पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रविवार को तिरुवनंतपुरम,
पठान मथिटा और अल्पझुआ जिलों में 4 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश से राज्य के इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में फसलों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। इधर ओडिशा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून अब अपना असर दिखाने लगा है। ओडिशा में हॉकी मैच के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत में राजस्थान में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। जैसलमेर 41.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आप एक नजर डालिए देश में कैसे रहेगा मौसम का हाल पर। नमस्कार।